नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसबीएस न्यूज के इस ब्रॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज गुजरात के चुनाव की ताजा जमीनी हालात की। लेकिन अभी जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं, गुजरात के मोरबी के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ब्रिज गिरा है जो अभी अभी इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली। कुछ अभी अपुष्ट खबरों से पता लग रहा है कि उस पुल के ऊपर देखने वालों की बड़ी संख्या थी। कई सौ व्यक्ति थे जो नदी में गिरे हैं और नदी का पाट भी काफी चौड़ा है। काफी लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी रक्षा करे और जो भी एजेंसीज उनको बचाने के अंदर लगी हैं, उनको अधिकतर जो जान है, इंसानी जान है, उनको बचाने में सफलता मिले। हम उनके बचने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में हतोहत ना हो। लेकिन ये सुना है, ये ब्रिज अभी रिपेयर होने के बाद इनागुरेट हुआ था। काफी बड़ी संख्या में लोग ब्रिज पर थे और ये एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 27 साल की, कहीं ना कहीं उस पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रश्न चिन्ह जरूर उठेंगे। देवांग जी, गुजरात में आप एक एक जगह पर आप घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि संपर्क में कुछ फिर नेटवर्क में कुछ समस्या आ रही है। शायद वो हमारे साथ जुड़ जाए और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ जी 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 मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है। नेटवर्क आज काफी ज्यादा है। मैं बात कर रहा था, आप गुजरात में जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अभी के जमीनी हालात क्या है इस समय जो देवांग जी आप देख रहे हैं? बिल्कुल दिनेश जी। जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले भी हम बैठे थे डिबेट में, तब मैंने आपसे बात की थी कि एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दो, एक बार उम्मीदवारों को घोषित हो जाने दो, उसके बाद गुजरात की राजनीति बहुत सारे यू टर्न लेगी, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा गुजरात की राजनीति में, ये मैंने जी बोला था। जी लेकिन 2-3 दिन में ही ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हमको देखने को मिले, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के थ्रू सेंस प्रक्रिया उन्होंने अभी अभी खत्म की। तो 182 सीट्स में से बहुत सारी सीट्स ऐसी है, वहां पे तकरीबन 50 उम्मीदवार, 50 दावेदार, एक एक सीट के लिए 50, 60, 75 ऐसे दावेदार, ऐसे उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि अब इन 50 में से एक को सिलेक्ट करना है, तो फिर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी चीज कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में अभी दौरा करके गए, आज नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ही हैं, गुजरात आए हैं, कल परसों 2 दिन गुजरात में रहेंगे। तो 8,000 करोड़ के जो खातमुहूर्त लोकार्पण के जो कार्यक्रम है उसमें भी वो भाग लेंगे। और दूसरी बात की कांग्रेस भी अभी सक्रिय हुई है, गहलोत जी गुजरात में है, राहुल चड्ढा जी गुजरात में है और बहुत सारी, यानी कि अभी गुजरात की जो राजनीति है वो अभी टॉप गियर में देखने को मिल रही है। इसलिए क्योंकि ये वीकेंड के आसपास इलेक्शन कमीशन थ्रू डेट डिक्लेयर हो जाएगी। रही बात जमीनी स्तर की, तो दिनेश जी मैं फिलहाल ही मध्य गुजरात का एक टूर करके आया। मध्य गुजरात यानी कि गुजरात असेंबली में मध्य गुजरात की सीट्स सबसे ज्यादा है, जी 61 सीट्स मध्य गुजरात में से निकलती है और मध्य गुजरात को बीजेपी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन मध्य गुजरात के अंदर जब मैंने जमीनी स्तर पे वहां के स्थानिक लोगों से बात, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मुझे वहां को देखने को मिला। क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में शासन है और मध्य गुजरात को गढ़ माना जाता है। और मध्य गुजरात में वैसे भी अहमदाबाद है, बड़ौदा है, पंचमहाल है, ये सब जो जिले हैं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और मध्य गुजरात के अंदर आणंद है, छोटा उदयपुर है, ये सब सीट कांग्रेस के पास रहती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मध्य गुजरात के अंदर मुझे देखने को मिला। अब सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिला तो लोग कहाँ जाएंगे? क्या नोटा में वोट डालेंगे? क्या कांग्रेस में जाएंगे? या फिर कांग्रेस वाले आप में जाएंगे? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ गुजरात के अंदर कोई उम्मीदवार डिक्लेयर भाजपा या कांग्रेस में से नहीं हुआ है। मध्य गुजरात के अंदर मुझे आम आदमी पार्टी का थोड़ा पकड़ वहां पे थोड़ी कमजोर लग रही है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला कि
जो गढ़ बीजेपी का भी गढ़ है, कुछ जिले जो ऐसे है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कुछ जिले है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ मुझे आम आदमी पार्टी का थोड़ी पकड़ यहाँ मुझे देखने को नहीं मिली। तो शायद अगर आम आदमी पार्टी यहाँ परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली ये दोनों पार्टी में से किसी एक के वोट वो तोड़ेगी। अब देखना ये है कि किसके वोट तोड़ती, यानी वोट कटाऊ पार्टी जैसे पहले उनकी पहचान थी, वैसे ही मध्य गुजरात के लोग उन लोगों को देख रहे हैं, लेकिन वोट किसके कटते हैं ये चीज देखने को मिलेगा। दूसरी बात की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, तो जब लोगों से बात की, लोगों से पूछा कि भाई ठीक है, तो अगर जो पुराने धारासभ्य है, जो पुराने एमएलए है, अगर उनको रिपीट किया जाता है या फिर आप कैसे एमएलए चाहते हो, तो डेफिनेटली लोग बोलते हैं कि भाई ग्रास रूट का हमको तो नेता चाहिए जो काम करने वाला हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेता उनको नहीं चाहिए। लेकिन अभी उम्मीदवार घोषित नहीं, तो लोग भी कंफ्यूज है कि अब जाए तो कहाँ जाए, कौन काम करेगा, हमारा नेता कौन बनेगा, कौन सा नाम घोषित होगा। तो लोग भी अभी कंफ्यूज है। तो अभी भी मैं बोलता हूँ कि अभी 2-3 दिन रुक जाओ। जब मोदी जी का दौरा खत्म होगा 1 तारीख को यहाँ से वो जाएंगे दिल्ली वापस, उसके बाद शायद 2-3 तारीख को इलेक्शन कमीशन वापस इलेक्शन डिक्लेयर करेगी और फिर नेक्स्ट 5 to 6 डेज में ये पार्टियां उम्मीदवार भी घोषित करेगी। लेकिन एक चीज पक्की है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर मैं अभी देख रहा हूँ कि जब उम्मीदवार घोषित हो गए तो यहाँ भी हिमाचल जैसा सीन देखने को शायद मिल सकता है। बगावत बलवाखोरी की बात यहाँ कर पे। रहे हैं आप, बगावत हाँ, की ये बात। बगावत की पूरी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो दिग्गज नेता है जैसे कि पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल, अभी उनके सामने 19 लोगों ने दावेदारी की। कुछ कुछ सीट ऐसी है जहां पे 50 लोगों ने दावेदारी की, और ऐसे दिग्गज नेताओं के सामने उन्होंने दावेदारी की है, तो आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या सीन होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी ऐसा, वो कांग्रेस अभी कंफ्यूज यह है कि अगर किसी को निकलना है तो 4-5 एमएलए का भी नाम मार्केट में चल रहा है कि वो स्विच ओवर कर सकते हो, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज ये भी आप आपको बताना चाहता हूँ कि कंफ्यूजिंग फैक्टर दूसरा है ज्ञाति जाति का गणित। क्योंकि गुजरात के अंदर जो 4 जोन है, सौराष्ट्र है, मध्य गुजरात है, उत्तर गुजरात है और साउथ गुजरात है, जी। और ये चारों जोन में ज्ञाति जाति का गणित भी, ये समीकरण भी बहुत फैक्टर असर करता है। क्योंकि सौराष्ट्र के अंदर आप जाओ तो कोली समाज है, पाटीदार समाज है, क्षत्रिय समाज है, तो ये समाज वहां पे पूरी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। उत्तर गुजरात के अंदर सर एक अभी फैक्टर ऐसा हुआ है कि वहां ठाकुर और पाटीदारों का प्रभुत्व है, चौधरी समाज जैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चौधरी समाज, विपुल चौधरी की यहाँ उन्होंने धरपकड़ कर ली है। तो विपुल चौधरी वाला जो फैक्टर है वो उत्तर गुजरात के अंदर, खास करके बनासकाठा के अंदर, उनको ज्यादा असर कर सकता है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी। और जो कोर साबरकाठा और बनासकाठा के, जिसको बोल सकते हैं कि कोर वोटर जो है, कट्टरवादी वोटर, वो वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। शायद साबरकाठा के अंदर वो मुझे ज्यादा दिख रहा है। दूसरी तरफ मैं मध्य गुजरात की बात करूं तो मध्य गुजरात में भी सिमिलर ज्ञाति जाति का समीकरण देखने को मिल रहा है। दक्षिण गुजरात के अंदर भी आप देख सकते हो कि पिछले इलेक्शन है 2017 में पाटीदार आंदोलन की इफेक्ट के वजह से सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मार पड़ी थी। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी साउथ गुजरात के अंदर ज्यादा फोकस करके रखा है, सौराष्ट्र के अंदर फोकस करके रखा है, कांग्रेस का भी फोकस उधर है। तो देखना ये है कि 99 भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है या फिर 150 का जो वो टारगेट है वो अचीव कर पाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो एक सर्वे के थ्रू, जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि भाई आईबी रिपोर्ट तो कह रहा है कि हम गुजरात में आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई गुजरात के अंदर जो लोकल मीडिया है, जो गुजराती मीडिया है, ऐसे कोई आईबी रिपोर्ट उनके पास तो आए नहीं है कि भाई कौन सी पार्टी बहुमत बना पाएगी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को बहुमत नहीं मिले, और एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हो तो किन किन पार्टी का एलिमेंट हो सकता है। हालांकि वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन 8 दिसंबर तक हमको राह देखनी पड़ेगी। तो ये जमीनी हालात है, और ये जमीनी हालात तभी क्लियर होंगे जब उम्मीदवार यहाँ घोषित हो गए, जब जब कैंडिडेट यहाँ पे घोषित हो जाएंगे, तब कुछ ज्यादा ही गुजरात की राजनीति में बहुत सारे यूटर्न आने वाले हैं और बहुत दिलचस्प होने वाला है ये इलेक्शन। ये बात तो पक्की है। अच्छा, दूसरी बात की अभी हालांकि मोरबी के अंदर जो घटना हुई,
पीएम भी नरेंद्र मोदी साहब भी इधर है। और हालांकि हर एक पार्टी के प्रवक्ताओं ने अभी उन्होंने मीडिया के सामने आके बोला है, और राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। और सबसे पहली प्रायोरिटी है रेस्क्यू कामगिरी। कुछ लोगों को जानने को मिला है कि 400 लोग नदी में गिर पड़े हैं, 500 लोग गिर पड़े, कोई मीडिया बोल रहा है 100 लोग गिर पड़े। हालांकि जितने भी हो, लेकिन प्रायोरिटी उन लोगों को बचाने की होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बने उतना जल्दी लोगों को वहां से रेस्क्यू करना चाहिए। तो हमारी भी सांत्वना उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी और हमारे चैनल की संवेदनाएं उनके साथ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अधिक से अधिक जानों को सुरक्षित और सलामत निकाल लिया जाए, कोई हताहत ना हो। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। एक बड़ी दिलचस्प बात हुई दोपहर को, मैं आज हिमाचल के इलेक्शन पे कवर कर रहा था, डिबेट कर रहा था। उसमें एक बहुत वरिष्ठ हमारे एक पत्रकार बंधु हैं, प्रकाश चंद्र लोहोमी साहब, पीटीआई के चीफ रहे हैं पूरे, वहां पर बहुत वरिष्ठ हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जिसको मैंने अपने प्रोग्राम में, बात के प्रोग्राम में भी कहा है, कि कहते हिमाचल की जनता, वहां लिटरेसी रेट बहुत हाई है, एक्चुअली अवेयरनेस बहुत ज्यादा हाई है। एक खास बात कही कि हिमाचल की जनता इलेक्शन से पहले मन बना लेती है और रैली में कितने व्यक्ति आते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिमाचल की जनता लोगों को जिताने के लिए बाहर नहीं निकलती है, हराने के लिए बाहर निकलती कि इस बार हराना किसको है। और ये जो जी उनका एक पंच लाइन थी, जिसको मैंने भी बाद में कोट किया, रीकोट भी किया मैंने, मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि उनको हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या, जैसे हाथ की रेखाएं होती हैं, एक एक कोना, एक एक गांव उनके बारे में उनका ज्ञान है उनका। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता हमेशा वोट कैंडिडेट्स को हराने के लिए बाहर निकलते हैं, वो जनता जिताने के लिए कभी नहीं निकलते हैं। और ये आश्चर्यजनक एक ऑब्जर्वेशन है जो उन जैसे बुजुर्ग से आ सकता था। गुजरात की बिल्कुल। परिस्थिति थोड़ी सी अलग है, और मैं समझता हूं कि गुजरात के अंदर जो स्थितियां हैं काफी फ्लूइड हैं, और अभी हम किसी कंक्लूजन पर भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हवाओं में थोड़ा बदलाव तो देवांग जी है। बिल्कुल, बिल्कुल हवाओं में बदलाव है। और मैंने जैसे बोला कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कल क्या होगा, और ये इसलिए नहीं कहा जा सकता दिनेश जी, क्योंकि यहाँ पार्टियों को अभी तक ऐसा कोई मुद्दा मिला नहीं, जो मुद्दे पे जाके वो लोगों के बीच में जा सके, जो मुद्दे पे वो इलेक्शन लड़ सके, जो मुद्दे पे वो जीत सके। पार्टियां कंफ्यूज है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लेके हम लोगों को पास जाए और इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो मुद्दा भी नहीं मिल रहा है, वो उम्मीदवार भी नहीं, उन लोगों वो कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे। अगर मिले भी तो डिक्लेयर होने के बाद क्या परिस्थिति होगी, फिर डैमेज कंट्रोल संभालना पड़ेगा। तो ये सब अभी अंदर चल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत दिलचस्प होने वाला है गुजरात का ये इलेक्शन। और बहुत सारी टिप्पणियां भी हो रही है कि आखिर फिर जो हारेगा वो ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेगा, क्योंकि आज का नेशनल न्यूज भी वही बोल रहा है कि कुछ ईवीएम की बात बाहर आई। हालांकि मैं आज ग्राउंड जीरो पे था तो मुझे मालूम नहीं क्या आज न्यूज में चला है, लेकिन ये ईवीएम की बात भी आज बाहर आई है। जी बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 15-20 दिन होंगे, शायद गुजरात में नौकरी, महंगाई, 300 यूनिट बिजली और भ्रष्टाचार का अब एक मुद्दा उछलने जा रहा है, जिसे शायद भाजपा दबाने का प्रयास भी करे तो शायद नहीं दबा पाएगी। ये हमारा अनुमान है कि कल से जो परिदृश्य बदलेगा, वहां पर शायद भ्रष्टाचार इस सरकार का एक बड़ा मुद्दा होकर निकलेगा, जिसको काउंटर करना इतना आसान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अंतिम? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, और अभी जो हालांकि ये मोरबी की जो हताहत हमने सुनी है, मैं विनती करता हूं जो भी राजकीय पक्ष के नेता है, प्लीज आप उन पे राजनीति मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत जो हादसा हुआ है ये दुखद घटना है और उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप राजनीति के लिए बहुत सारे दिन पड़े, बहुत सारे मुद्दे पड़े, लेकिन इस पे अगर राजनीति नहीं हो तो मैं एक विनती करता हूं उनसे। हाँ जी, विनती हम भी करते हैं, अच्छा है, पर राजनीति में नैतिकता अब बची नहीं है। और जब नैतिकता नहीं बचती है तो फिर अपेक्षाएं भी कम हो जाती हैं। लेकिन हम एक रेस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, और हम जो भी वक्तव्य देते हैं बहुत सोच समझकर और बहुत समझदारी से और जिम्मेदारी से देते हैं। हमारी संवेदनाएं मोरबी के जो भी व्यक्ति हताहत हुए हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों मैं लूंगा आगे आपसे। और देवांग पंडित जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका आभार।
आपका भी धन्यवाद सर जी, थैंक यू।